जी। आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। इससे पहले हमने काफ़ी सारे वेबिनार्स जो हैं वो बिम के टॉपिक के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग डिज़ाइन के हवाले से किए हैं। और बहुत कम हमारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुए हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आज का जो वेबिनार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन के हवाले से है। इसका जो मेन पर्पस रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि हम बिल्डिंग डिज़ाइन के अंदर तो बिम के ऊपर बहुत सारा मटेरियल देखते भी हैं, सुनते भी हैं और काफ़ी हद तक उसमें प्रैक्टिस में भी हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर एक आम तौर पे ये समझा जाता है कि शायद इसके ऊपर बिम के प्रोसेसेस को, बिम के वर्कफ्लोज को इम्प्लीमेंट करना शायद उस तरह से पॉसिबल नहीं है जैसा कि बिल्डिंग डिज़ाइन के अंदर होता है। तो आज इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम आज के इवेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और बिम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज़ें किस तरह से मिलकर चलती हैं, बिम एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसे हो सकते हैं, और उसको यूज़ करते हुए हमारा जो लैंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो किस तरह से एक्सीलरेट किया जा सकता है। तो ये इंशाल्लाह हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम तबस्सुम रज़ा और मैं ई आर सॉल्यूशंस जो कि ऑटोडेस्क के चैनल पार्टनर हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, उनके तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और मैं एज अ टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पे आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बिम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रहा है काफ़ी सालों से। और ऑटोडेस्क के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हूँ और ऑटोडेस्क की ट्रेनिंग्स के लिए ऑटोडेस्क सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर भी हूँ। इसके अलावा मेरी जो कोर एक्सपर्टीज़ हैं उनके अंदर बिम एडॉप्शन या बिम इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक्सपीरियंस है। इसके अलावा कैड टू बिम का जो ट्रांजिशन का सफ़र है इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हैं। और बिम प्रोसेसेस भले वो रेविट में हों, सिविल 3D में हों, बिल्डिंग या आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स पे हों या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे हों, इन तमाम डोमेन्स के अंदर, मीन के वो तमाम डोमेन्स, इवन कंस्ट्रक्शन भी, वो तमाम डोमेन्स जो AECO इंडस्ट्री के अंडर आते हैं उनके ऊपर ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर को, ऑटोडेस्क के सॉल्यूशंस को, वो डेस्कटॉप हों, क्लाउड हों, दोनों के कोलैबोरेटेड हों, उन सॉल्यूशंस के ऊपर जो है वो हम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन, कंसल्टेंसी, तमाम तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एजेंडा के अंदर हम शुरू में बात करेंगे क्लाइमेट के जो भी चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे अर्बन प्लानिंग या लैंड डेवलपमेंट है उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को नज़र में रखते हैं। और इसके अलावा फिर हमारा जो एक वर्क फ्लो होगा या जो टूल्स हम यूज़ करेंगे उनकी कैपेबिलिटीज़ के हवाले से उनके ऊपर फर्दर बात की जाएगी। और चंद स्लाइड्स में बात करने के बाद फिर हम लाइव सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ डेमो डाटा या सैंपल डाटा के ऊपर कुछ टास्क जो हैं वो हम खुद से करके भी देखेंगे। और इसी के बीच में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे मिलते रहेंगे, तो मैं एंड में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को जो है वो मैं आंसर करूंगा। सबसे पहले अगर हम क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी बात करें। ओके, क्लाइमेट के जो चैलेंजेस हैं या इम्पैक्ट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसके अंदर रेन, हमारी विंड और हमारे टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन के हायर साइड पे भी जा सकता है, लोअर साइड पे भी जा सकता है। इसी तरह से रेन और विंड, ये तीन मेजर फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी प्लानिंग को डायरेक्टली। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी ज़ाहिर है मौजूद होंगे, लेकिन ये तीन हमारे मेजर फैक्टर्स होंगे। तो हम इनको माइंड में रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम सबसे पहले लैंड डेवलपमेंट की बात करें तो लैंड डेवलपमेंट को हम मेजरली चार सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं या बात करते हैं कि एक पार्ट इसमें रहता है हमारा
जो हमारी लैंडस्केप की डिज़ाइनिंग है या अर्थवर्क है, वो वाला हमारा एक पार्ट होता है जो कि एज अ फैक्टर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं और प्लस रियलिटी कैप्चरिंग होती है, उसका बड़ा मलदखल होता है हमारे डिज़ाइन को डिसाइड करने में। तीसरा जो है वो हमारा जो मेन अर्बन प्लानिंग है वो, और फिर जो लैंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है पूरा, ये चारों जो सेगमेंट्स हैं ना, ये एक्चुअली मिलकर इस पूरे लैंड डेवलपमेंट के इंडस्ट्री को या इसके सिनेरियो को कवर कर देते हैं। तो इन चारों में से जो हम मेजरली बात कर रहे हैं वो हम अर्बन प्लानिंग की बात करें। इसमें बाकी फैक्टर्स का भी जाहिर है कि अमल दखल होगा हमारी आज की बातचीत के दरमियान भी, लेकिन हम हमारा जो फोकस रहेगा वो बॉटम लेफ्ट वाले पार्ट में रहेगा। अर्बन प्लानिंग में अगेन वही जो इंट्रोडक्शन में मैंने शुरू में बताया था कि हमारा जो रेन का या फ्लड का इम्पैक्ट है, हम उसको बिल्कुल नज़र में रखते हैं। हमारा जो क्लाइमेट या माइक्रो क्लाइमेट है, हम इसको नज़र में रखते हैं। माइक्रो क्लाइमेट में इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ओवरऑल हमारे सपोज रीजन का क्लाइमेट है, फिर जब हम अपने उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अपने प्रोजेक्ट के बाउंड्री के अंदर की जब हम बात करते हैं या उसकी सराउंडिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे टेरेन को देखते हुए या हमारे जो वहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हम डिसाइड करने वाले हैं। ज़ाहिर है कि जब हम अर्बन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, या हमारा लैंड यूज़ जो है वो कितना वाइड होगा, या वेरिएंट होंगे उसमें, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, मिक्स यूज़ है। तो ये सारा या रिक्रेशनल है, तो उसके अंदर हमारे पास शुरू में ही कॉन्टेक्स्ट या गोल्स होते हैं कि हम ये करने वाले हैं। तो उनका, उन बिल्डिंग्स का या उन स्ट्रक्चर्स का या हमारे टेरेन का क्लाइमेट इफेक्ट जो है वो किस तरह से होगा, ये वाला पार्ट जो है ये हम इसमें शामिल करते हैं। और उसके बाद हमारा जो स्टॉर्म वाटर या रेन वाटर है वो, प्लस हमारा जो सीवरेज सिस्टम भी उसी का पार्ट बन जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ग्रेविटी के फ्लो पे चलती हैं और हमारे टेरेन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। तो एफिशिएंट हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, हम रेन को हार्वेस्ट करें या रेन को जो है वो ड्रेन करें, लेकिन ये एफिशिएंट सिस्टम एक हमारा पार्ट रहता है। और उसके बाद जो हमारे लैंड यूज़ की ऑप्टिमाइजेशन है, ये पहले से तीन जो चीज़ें दी गई हैं, इनके ऊपर डिपेंड करते हुए हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं। गोल्स नज़र में रखे जाते हैं कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस चीज़ पे रहेगा। अ, हम क्लाइमेट और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, या हम एरिया जो है जो है उसको बेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से। आई मीन के जो भी जाहिर है कि क्लाइंट की तरफ से हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसकी बेस पे लैंड यूज़ जो है वो होता है। इन फैक्टर्स के साथ उसको फर्दर हम ऑप्टिमाइज करते हैं। एक जनरल जो सिनेरियो रहता है वो ये होता है कि हम जो भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे हम ये प्लान या चीज़ करने जा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट उस लोकेशन को नहीं देखा जाता बल्कि उसकी सराउंडिंग्स को भी देखा जाता है। तो ये एक एग्जांपल जैसे हमारे सामने मौजूद है कि हमारे पास एक खाली लैंड का पीस पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कुछ जो है वो सेटलमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा उसकी जो सराउंडिंग है उसका कॉन्टेक्स्ट भी हमें मिल रहा है। तो पिक्चर को देखते फ़ौरन ही समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होने वाला है उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस तरह से होगा। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं तरीके, उसमें हम सबसे पहले अपना जो सर्वे वगैरह का डाटा लेकर आते हैं, उसमें बाउंड्री होता है या उसके अंदर हम टोपोग्राफिक सर्वे ऐड कर लेते हैं, तो सिर्फ हमारे पास उतना ही एरिया या उतना ही कॉन्टेक्स्ट रहता है। उसके अलावा का जो है वो जब तक के अलग से प्रोवाइड ना किया जाए या साइट विजिट्स ना किए जाएं, तब तक वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन हम जो टूल्स यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि ये कोई एक्चुअल इमेज नहीं है, ये बल्कि ऑनलाइन जो हमारा सैटेलाइट इमेजरी या ऑनलाइन हमारा ओपन स्ट्रीट एक फ्री सोर्स है जीआईएस डाटा का, उसके ज़रिए से ये कैप्चर किया गया है। और इसमें हमने यूज़ किया है
ऑटोडेस्क का इंफ्रावर्क्स सॉफ्टवेयर, उसके ज़रिए से ये आपको स्क्रीन शॉट मिल रहा है। तो सपोज ये एरिया है हमारे पास, जिसको हमने, जाहिर है जो भी हमारे प्लान्स या गोल्स या इंस्ट्रक्शंस हैं क्लाइंट की, उसको टर्न करना है एक प्लान के अंदर, और उसको हमने इस तरह से लेकर आना है। तो वो जो खाली हमारे पास लैंड थी उसको हमने एक्चुअली इस तरह से प्लान किया, और इसके ऊपर अगेन जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि हमारे लैंड यूज़ के अंदर ही, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही हमारे पास डिसाइड हो रहा होता है कि हमारे पास बिल्डिंग स्ट्रक्चर या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या इसमें शामिल होने वाला है। और इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर हम अपने जो क्लाइमेट एनालिसिस हैं इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होते हैं। तो इसको जो है जहन में रखिएगा कि कॉन्सेप्चुअल जो आइडिया होता है या जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो हमें शुरू में ही, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही शुरू में ही मिल जाती है, और फिर उसी को हम हर आने वाले स्टेप के ऊपर जो है वो रिफाइन करते चले जाते हैं। अर्बन प्लानिंग और लैंड डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम नॉर्मली इन 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो हमारा ज़ाहिर है कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उनको कैप्चर करने का है। उसके अंदर हमारे कन्वेंशनल सर्वेज भी हो सकते हैं और बाकी चीज़ें भी, जो भी हमारे मेथड्स हों, हमारे पास जो डाटा आता है उसको हम लेकर फिर अपने जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है उनके फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें लाने के बाद हम फिर प्लानिंग के फेज़ के अंदर चले जाते हैं। प्लानिंग के फेज़ के अंदर ही एक्चुअली हम जो अपने क्लाइमेट एनालिसिस और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, वो वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद फिर जो डिज़ाइन फेज़ है उसी में हम चीज़ों को रिफ़ाइन करते चले जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो अल्ट्रेशंस हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट से हो रही हो, हमारे रिक्वायरमेंट के अंदर समटाइम जो है वो रिफाइनमेंट्स आती रहती हैं थ्रू हमारे जो वेदर डाटा और हिस्टोरिक डाटा है उसकी बेस पे। उम्मीद करिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे डिज़ाइन को रिफाइन करते जाने में, आइट्रेशंस के ऊपर ये सारी हमारी काम आती रहती हैं। और फिर हम इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे लैंड की डेवलपमेंट या अर्थवर्क या ग्रेडिंग जिसको हम कहते हैं वो वाला पार्ट है। उसके बाद फिर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसमें हमारा रोड्स नेटवर्क्स हैं, हमारे सीवरेज एंड वाटर सप्लाई के नेटवर्क्स हैं, वो वाला पार्ट हम इसमें ऐड करते चले जाते हैं। मोबिलिटी वगैरह के रिलेटेड उसमें कुछ और फंक्शंस हैं, उनका भी मैं आगे जाके जिक्र करूँगा। वो फीचर्स भी हमारे पास जो हम टूल्स यूज़ करेंगे उनके अंदर मौजूद हैं। और फाइनली फिर हमारे पास जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनने हैं वो वाला पार्ट, जो एक्चुअली ये हमने जो सर्वे से पार्ट स्टार्ट किया था वही आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो यहाँ तक पहुँचता है कि हम फिर बिल्डिंग के फेज़ में चले जाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फेज़ में। और वहाँ से फिर हमारा जो बिम का बिल्डिंग वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो है वो एक अलग प्रोजेक्ट के तौर पे बन जाता है। बिम का प्रोसेस तो जो हम अर्बन प्लानिंग और उससे पहले हमने लैंड सर्वे किया था अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के डिज़ाइन से पहले, बिम का प्रोसेस तो यहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन आगे चल के जो है वो थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी चीज़ें चली जाती हैं और फिर हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर भी चीज़ें चली जाती हैं। तो मेन जो प्रोसेस हमारा यहाँ तक का है, आई मीन के अर्बन प्लानिंग तक का, उसको हम इन 3 हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ पे इसको हम एक रैप कर सकते हैं। इससे आगे जब जाएंगे तो फिर रोड्स का अलग हो जाता है, बिल्डिंग्स का अलग हो जाता है, वो फिर बजाते खुद एक टॉपिक है। और बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी हम काफ़ी सारे वेबिनार्स या इवेंट्स कर चुके हैं। वो हमारे यूट्यूब चैनल पे उनके आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ओके। अगर हम ये जो 3 स्टेप्स हैं इन स्टेप्स के अंदर कहाँ पे कौन सा टूल या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है इसकी बात करें तो हमारा सर्वे, उनका आगे हम जिक्र करेंगे कि हर काम के लिए किस किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, या हम कौन कौन सा यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट कलेक्ट करने का पार्ट है
जिसमें सर्वे भी जाहिर है कि एक पार्ट लेकिन हम रिलाय बहुत ज़्यादा करते हैं एग्जिस्टिंग जो भी हिस्टोरिक या करंट डाटा हो, हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। उसके बाद एनालिसिस है, उसी data को हम एनालाइज करते हैं जब भी तो हमारे पास प्लानिंग के लिए उसके बाद जो चीज़ें हमारी फाइनलाइज हो जाती हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो बिम का जो प्रोसेस है, जिसको हम बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छा जानते हैं, हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान के इंडस्ट्री में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन सिविल प्रोजेक्ट्स में भी उस तरह से इसको अभी तक पाकिस्तान में अडॉप्ट नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि दोनों ही एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं और एक यूनिफाइड जो वर्क फ्लो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का उसी के कॉन्टेक्स्ट में है, तो उनका प्रोसेस एज ऑपरेशन एज वर्क फ्लो जो है वो तकरीबन एक जैसा रहता है। शुरू में हम अपना प्रोजेक्ट जो है उसको सेटअप करते हैं, क्लाउड के ऊपर सेटअप करते हैं। क्लाउड के ऊपर सेटअप करने का जो मेन फ़ायदा है वो यही रहता है कि हम अपने तमाम स्टेक होल्डर्स, मीन के उसमें क्लाइंट हैं, उसमें हमारे एनालिस्ट्स हैं, हमारे प्लानर्स हैं, या टीम के जो भी उसके लोग हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के ऊपर डे वन से बैठ के और अपना इनपुट देते हैं, और फिर वही प्रोसेस जो है वो हमारा एक सिंगल डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाता है फॉर द बेटरमेंट। लेकिन इसमें पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो हमारे पास सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है वो एक ही रहता है, और सबके पास करंट डाटा करंट कॉन्टेक्स्ट जा रहा होता है। उस डेटा को कैप्चर करने के बाद कंपाइल करने के लिए हमारे पास ऑटोडेस्क का एक सॉफ्टवेयर मौजूद है रीकैप के नाम से। ये आपके फोटोग्रामेट्री के डाटा को या फिर लिडार डाटा को 3D सरफेस में, जो कि आगे चल के यूज़ होने हैं मोस्ट प्रोबेबली सिविल 3D जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, टॉपो सरफेस के लिए, या फिर इसके अलावा और भी जो सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट करते हैं टोपोग्राफिक डाटा के या टोपो सरफेसेस को या कॉन्टूर्स को, सब के लिए ये फॉर्मेट को क्रिएट करके देता है। आप जिस भी एप्लीकेशन में यूज को डाटा मिल जाता है। ये करने के बाद वर्क फ्लो की तरफ, और उसमें जो हमारे दो मेजर सॉफ्टवेयर रहते हैं, एक हमारा इंफ्रावर्क्स है जो कि हमारे कॉन्टेक्चुअल जो मॉडलिंग है या विजुअलाइजेशन है या एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो बाद में जाके सिविल 3D के अंदर करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक जो मैंने शुरू में आपको दो स्क्रीन भी दिखाई थी कि इसको हमने कन्वर्ट करना है इसमें, तो वो जो दो आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे वो एक्चुअली इन्फॉर्मेटिक्स के थे, तो उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग जो है वो हम डे वन से कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली एक रियलिस्टिक 3D एनवायरनमेंट के अंदर आपको विजुअलाइज चीज़ें करके दे रहा होता है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है सर्वे का। ये पूरा तीनों स्टेप्स जो है वो बताया है इसलिए ताकि जो हमने बाद में जाके प्लान या डिज़ाइन करना है उसके लिए हमें डे वन से पता हो कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह से कैप्चर किया जाएगा, या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, ताकि उतना डाटा जो है वो वहाँ पे या उस हिसाब से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाए। जब हम डाटा कलेक्शन हमारी आ जाती है और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो हमारी प्लानिंग में काम आएंगी, और उसमें हम अपना जो क्लाइमेट एनालिसिस वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे दो हमारे मेजर सॉफ्टवेयर रहते हैं। राइट साइड वाले का मैं पहले जिक्र कर देता हूँ। सिविल 3D के अंदर हमारे पास वाटरशेड एनालिसिस होते हैं। ये पार्ट जो है वो हमारे रेन वाटर को इन कॉन्टेक्स्ट रखता है कि जी हमारे टोटल जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर कहाँ कहाँ पे वाटरशेड्स मौजूद हैं, और किस एरिया का जो ड्रेनिंग का
आउटलेट है वो कहाँ पे मौजूद है, ताकि उस हिसाब से जो है वो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने रोड्स को, या हमारे जो पार्सल्स वगैरह हम उसमें क्रिएट करने वाले हैं, या जो हम आगे ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट बेस का एक इंफॉर्मेशन का सेट मौजूद हो। तो इसको हम खैर करके भी देखेंगे सिविल 3D के अंदर। उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास विंड की डायरेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं तो विंड की डायरेक्शंस उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और विंड की डायरेक्शन से हमें फ़ायदा ये रहता है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे पार्सल्स बनेंगे लैंड के, या जो हमारे यूनिट्स बनेंगे या प्लॉट्स जो बनेंगे, उनके लेआउट की डायरेक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं, ताकि घर जो है वो बनने के बाद थोड़ा सा वेंटिलेशन वाइज बेहतर रहे। इसी तरह सन स्टडीज उसमें ऐड इसलिए की जाती हैं कि धूप वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है, या धूप को रोकने की अगर कोई हम बंदोबस्त करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है ना कि गर्म इलाके में हम इसको कर रहे हैं या किसी ठंडे इलाके में कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। तो इन चीज़ों को जो है वो जहन में रख के जो है उसके बाद फिर हम अपने ओवरऑल प्लानिंग को लेकर चलते हैं। इसके अलावा जो लेटर पार्ट आना है इसमें, जिसमें हम बिल्डिंग्स वगैरह को, स्ट्रक्चर वगैरह को डिसाइड करेंगे, तो उनका एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी लिया जा सकता है माइक्रो क्लाइमेट के एनालिसिस में, कि अगर यहाँ पे एक हाई राइज है तो उसका इर्द गिर्द छोटी बिल्डिंग्स पे या एरिया में या उसकी सराउंडिंग में क्या इस पे फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा हमारे डे लाइट पोटेंशियल्स हैं। डे लाइट पोटेंशियल के अलावा जब हम ये बिल्डिंग वगैरह की बात करते हैं तो इसमें आगे चल के एक और ज़रूरत भी पड़ती है कि हमारे पास जो सोलर एनर्जी है, अगर हम सोलर पैनल्स वगैरह को प्लान कर रहे हैं आगे चल के बिल्डिंग्स के उसमें यूज़ में, तो उसका क्या पोटेंशियल है, या अगर कोई सोलर पार्क वगैरह हम अपने उस नेबरहुड के लिए ऐड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे सोलर की पोटेंशियल क्या होगी। तो ये एनालिसिस जो है ये हमारे पास मौजूद हैं, और इसके लिए ऑटोडेस्क फॉर्मा के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसको हम यूज़ करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म में ये कोई मीन के आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, ये हमारा ब्राउज़र बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है। तो ये सारे एनालिसिस जो हैं ये वहीं पे हो जाते हैं, और आपके जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है उसी के ऊपर, उसी के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। और ये सारा ऑनलाइन डाटा है, मीन के थोड़ा सा इसमें एआई का जो मेथड है वो हो जाता है कि एग्जिस्टिंग डाटा का कलेक्ट किया जाता है, उसकी बेस पे जो है वो एनालिसिस किए जाते हैं, और आपको आगे के प्लान के लिए एक डाटा मुहैया कर दिया जाता है। और जो वाटरशेड एनालिसिस वगैरह का जिक्र था, इसमें हम सिविल 3D से स्टार्ट करते हैं, और फिर जब ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करने पे जाएंगे, जो कि इसके बाद की स्टेज होगी हमारे अर्बन प्लानिंग के बाद की, तो उसमें फिर इस वाटरशेड एनालिसिस से जो डाटा आया था उसी को कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके चले जाएंगे। और उसके लिए भी हमारे पास स्टॉर्म एंड सिनेटरी एनालिसिस के नाम से एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम की जो रेन डाटा की कैपेसिटी है, मीन के 50 साल का, 100 साल का रेन डाटा, 200 साल का रेन डाटा, उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम को डिज़ाइन किया जा सकता है। तो वो भी हमारे पास सिविल 3D के साथ ही एक्चुअली स्टॉर्म सिनेटरी एनालिसिस का मॉड्यूल मिल जाता है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे आज के इस वेबिनार के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, लेकिन इसके बाद की स्टेजेस में वो यूज़ होता है। ओके, और उसके बाद हमारा फिर वो मेन पार्ट आ जाता है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग का, जिसमें हम सिविल 3D को यूज़ करते हैं और इंफ्रावर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। दो स्क्रीनशॉट्स जो मैंने शेयर किए हैं, ये लेफ्ट साइड वाला सिविल 3D के अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि ज्योमेट्री हमारी 2D, लेकिन ये ज्योमेट्री जो इसके पीछे हमारे टॉप ऑफ सरफेस मौजूद है, इसके पीछे हमारा एग्जिस्टिंग कंडीशंस का डाटा सारा जो है वो हम उसको ज़हन में रख के उसके मुताबिक हम प्लान कर रहे हैं। और फिर उसी की विजुअलाइजेशन जो है इंफ्रावर्क्स के अंदर, उसका एक स्क्रीनशॉट भी इसमें हमने दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे बोनस ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये इंफ्रावर्क्स का एक मॉड्यूल है जो कि आपको मिलता है, जिसमें आप अपने स्ट्रीट्स या रोड्स वगैरह को डिसाइड करते हैं कि जी जहाँ पे अगर मेरे पास ट्रैफिक का इतना डाटा मौजूद है, और सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट का ही नहीं, अगर हम किसी अर्बन एरिया के बीच में किसी एरिया को प्लान कर रहे हैं, या उसके एडजेसेंट किसी एरिया को प्लान कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग आर्टरीज मौजूद हैं
उनके साथ हम कनेक्ट करके उसको बनाते हैं, तो उसको भी इंफ्रावर्क्स के अंदर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है कि हम पर हम इंटरसेक्शन के ऊपर हम अ, देख रहे हैं कि डाटा जो है वो हमारा उस तरह से ट्रैफिक का डाटा जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा या ट्रैफिक जो है वो हमेशा जैम रह सकती है। तो इसका फिर एक अल्टरनेट जो है वो हम डिज़ाइन में चेंज करते हैं, और जहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन, इसके अंदर मोबिलिटी सिमुलेशन का जो पार्ट है वो एक्चुअली करता ये है कि आपके बनाए हुए रोड नेटवर्क के ऊपर जहाँ पे भी इंटरसेक्शंस या राउंड अबाउट्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप ट्रैफिक डाटा के वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर देते हैं, और फिर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो मार्क किए जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास इंटरसेक्शंस वगैरह हैं उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक का लोड आने वाला है इन रोड्स के ऊपर या इन इंटरसेक्शंस के ऊपर, क्या वो वाइबल होगा, या क्या हम इस रोड के या इतनी लेन्स के ऊपर हम इस डाटा को अगर इस ट्रैफिक डाटा को अगर एनालाइज करते हैं तो क्या ट्रैफिक जैम्स होंगे या प्रॉब्लम्स होंगी। और इन केस अगर हमारा डाटा जो है वो सिमुलेशन में ओके हो जाता है तो हम उसी के ऊपर जाते हैं। और अभी जैसे इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है ट्रैफिक जैम्स को, तो इट्स मीन के ये इंटरसेक्शन जो है यहाँ के लिए सफिशिएंट नहीं है। स्लाइड पे हम स्विच करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सिविल 3D के अंदर एक मॉड्यूल आता है सिविल 3D के साथ ही व्हीकल ट्रैकिंग का। और इसके अंदर हम अपना जो भी रोड स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर जो मैक्सिमम साइज के व्हीकल्स हम डिपिक्ट करते हैं कि ये आ सकते हैं, या इनके लिए इस हिसाब से ये रोड या ये इंटरसेक्शन या ये हमारी जो सर्कुलेशन है ये बनाई गई है। उसमें हम रियल साइज के व्हीकल्स को अपने रोड्स के ऊपर रन करके और उनकी टर्निंग वगैरह को और उनके जो विड्थ है या उनके बाकी तमाम एंगल्स को वो हम एनालाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे रोड्स जो हैं उनको या उनके टर्निंग को या उनके डिज़ाइन इस व्हीकल साइज के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, तो वो दो तीन चीज़ें हैं। क्लाइंट के तौर पे मैंने इनका इंटरनेट कनेक्शन स्विच किया है, मे बी के प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। लेट्स सी। हमारा जो सिविल 3D के अंदर व्हीकल्स वगैरह की ट्रैकिंग का या इंफ्रावर्क्स के अंदर हमारा मोबिलिटी की सिमुलेशंस का पार्ट है, वो अगेन हमें अपने डिज़ाइन को एनालाइज करने में ड्यूरिंग द डिज़ाइन वो हेल्प करता है। तो ये दो पार्ट्स हैं, ये भी आप अपने जहन में रख सकते हैं। ओके। ये पूरा जो हमारा प्रोसेस था इसके अंदर हमने कोई चार पांच मॉड्यूल्स या सॉफ्टवेयर का जिक्र किया है। और इनको जो है वो इंडिविजुअली रखने की बजाय ऑटोडेस्क जो है वो एक ऑप्शन देता है कि आप आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कलेक्शन के नाम से एक पैकेज आता है। अगर आप वो हासिल करते हैं तो उसके अंदर ये सारे के सारे जितने भी हमने टूल्स यूज़ किए हैं, जिसमें हम फार्मा का जिक्र कर रहे थे या ऑटोडेस्क के अंदर क्लाउड के ऊपर प्रोजेक्ट वगैरह,
जब हमने क्रिएट किया था, और हमारी सारा डाटा, हमारी सारी फाइल्स हैं वो क्लाउड में ही मौजूद रहती हैं, जहाँ से तमाम डिज़ाइनर, स्टेक होल्डर, डिसीजन मेकर्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ वो भी इसी का पार्ट है। इसके बाद हमारे पास सिविल 3D है, इंफ्रावर्क्स है, मोबिलिटी सिमुलेशंस हैं, हमारा जो व्हीकल ट्रैकिंग है, उसके अलावा स्टॉर्म एंड सिनेटरी एनालिसिस है। ये तमाम जो कंपोनेंट्स थे, ये सारे के सारे इस पैकेज का हिस्सा होते हैं। तो हमें कहीं पे भी किसी टूल के हवाले से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। ये चूंकि कॉन्टेक्स्ट आपको मिल चुका होगा, तो हम अब चले जाते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के ऊपर, और इसको खुद से ज़रा करके देख लेते हैं कि हम जब ये चीज़ें मैनुअली करने लगते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस, या किस तरह से हम इसको करते हैं। जस्ट टू टेल के ये बहुत आसान है, और इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस होती नहीं है जिसमें आपको बहुत मुश्किल पेश आए। कि स्क्रीन आपके पास आ गई होगी। ये मैंने सिविल 3D को ओपन किया, और इसके अंदर हमारे पास एक टॉपो सरफेस मौजूद है। ये टॉपो सरफेस जो है, ये आपके जो फोटोग्रामेट्री है, ये लिडार डाटा है, उसके ज़रिए से भी कैप्चर की जा सकती है। और ये आपका जो कन्वेंशनल सर्वे होता है टोटल स्टेशन का, ये उससे भी पॉइंट्स लेकर उससे भी बनाई जा सकती है सिविल 3D के अंदर। इसमें जब हमारे पास टॉपो सर्फेस आ जाती है अराउंड, ये कोई 100+ एकर्स का एक पार्सल है, उसका टॉपो सर्वे है। जब ये हमारे पास आ जाता है, तो इसमें जो वाटरशेड एनालिसिस वाला पार्ट था, 3D में हमारे पास कैचमेंट का टूल होता है एनालिसिस के टैब के अंदर, जिसमें हम रेन वाटर के कैप्चर के एरिया को हम एनालाइज करते हैं। तो इस सरफेस को हम यूज़ करेंगे कैप्चरिंग के लिए, कैचमेंट की। सपोज हम एक कोई पॉइंट, अच्छा इसके अंदर कौन सा पॉइंट या कौन सा एरिया जो है उसके हम कैचमेंट तैयार करेंगे, उसमें वैसे तो हम कैचमेंट वगैरह तैयार कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सरफेसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद रहता है कि एक टूल है इसमें वाटर ड्रॉप का, कि हम इस सरफेस के ऊपर अगर पानी जो बारिश का है सपोज, उसको अगर हम ड्रॉप करते हैं, तो पानी जो है वो किस जगह से कहाँ तक बह कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे वाटर ड्रॉप्स जो है वो फेंक रहा हूँ। तो यहाँ आप नोट कर रहे होंगे कि इस जगह से थोड़ा सा आई थिंक स्लोप डाइवर्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। और इस पूरे एरिया के अंदर मैं जहाँ पे भी ये पॉइंट्स ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इसका एक मेजर पार्ट जो है वो इस जगह पे कलेक्ट हो रहा है। तो इट्स मीन कि ये हमारा जो है वो डाउन वाला एरिया, जहाँ पे हम अपना जो ड्रेनेज जो है वो यहाँ से आगे हम ले सकते हैं। और तकरीबन ये वाला जो एरिया है, ये हमारा पूरा कैचमेंट बेसिन होगा। तो इस एरिया को हम एनालाइज कर लेते हैं कि टोटल ये कितना एरिया है कैचमेंट का, ताकि फिर आगे हमारी जो प्लानिंग है उसमें हम इसको यूज़ कर सकें। तो कैचमेंट फ्रॉम सरफेस में आते हैं, और इसमें हम इस एरिया के अंदर किसी भी मुनासिब जगह पे जो है वो हम क्लिक कर देते हैं, और कैचमेंट का हम कोई नाम रख देंगे। और इसके अलावा जो है वो, मैं चले इसका नाम रख देता हूँ, डेमो कैचमेंट है। यहाँ पे कुछ कैचमेंट के स्टाइल्स वगैरह हैं, वो हम रख सकते हैं। कैचमेंट का नाम और उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और इसके जो सेगमेंट्स हैं उनके लेबल्स। कोएफिशिएंट जो है, ये हम 1 से लेकर 0.01 के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो फ्लो पाथ, इसको हम मेथड्स इस वक्त एक ही अवेलेबल है, या फिर अगर हमारे पास अपना कोई है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। खैर, हम इसमें कैचमेंट को ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक कैचमेंट का एरिया जो है वो उसने हमें ड्रॉ करके दिया है। और इस कैचमेंट के एरिया के अंदर यहाँ से जो स्लोप्स हैं वो जा रहे हैं, और आई थिंक के जी, ये कुछ डाटा आप देख रहे होंगे कि ये हमारा स्लोप यहाँ से चूँकि डाइवर्ट होकर इस तरफ गए थे, तो ये हमारा स्लोप की डायरेक्शन है। और ये जो मेजेंटा पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन जो है इसका हम एरिया अगर इसके लेबल्स में देखें, तो ये कोई 6.99 एकड़्स का एरिया है। ये बन रहा है, जिसका कंसंट्रेशन टाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 मिनट का।
इस पूरे एरिया के अंदर ये जो हमारे पास स्लोप आ रहा है, फारथेस्ट पॉइंट से लेकर ड्रेन के एंड तक हमारे पास टोटल जो है वो बारिश का पानी जो भी ड्रॉप होगा कहीं पे भी, वो 9 मिनट में मैक्सिमम जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो अपनी कर लेगा या एंड तक पहुंच जाएगा। और इसमें जो कंसंट्रेशन का मेथड यूज़ हुआ है वो शैलो कंसंट्रेटेड फ्लो ये है। और इसमें टोटल जो है वो 1053 फुट का हमारा जो ड्रेनेज का की लेंथ है वो है इसमें। और उसका जो स्लोप है वो भी आप देख रहे हैं, उसकी वैल्यू भी दी हुई है। एक हमारे पास कैचमेंट ये बन के आ गई है। इसी तरह से अ, एक कैचमेंट हम इसी के एडजेसेंट एरिया में, इस एरिया के अंदर एक देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका नाम हम डेमो 2, इसका अगर जाहिर है कि हम कोई सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नाम रखना चाहेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। और इस बार जो है कोफिशिएंट सपोज हम 0.3 कर देते हैं। और एक और कैचमेंट हम तैयार करते हैं। इस बार जो कैचमेंट है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये एरिया है। और इस बार इस कैचमेंट का इसकी हम लेबल सेट चेंज कर लेते हैं। 7.25 एकड़ इसका तकरीबन एरिया है। तो ये दोनों चूंकि एडजेसेंट एरियाज हैं तो इनको एज अ होल एक ब्लॉक के तौर पे या क्या कहते हैं, अ, एक ही स्लोप में या एक ही ड्रेनेज सिस्टम के अंडर, ड्रेनेज नेटवर्क के अंडर जो है वो इसको प्लान किया जा सकता है, अगर इनके डिस्चार्ज पॉइंट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इस तरह के एनालिसिस जो है ये इन्फॉर्मेशन हमें शुरू में ही दे देते हैं। जाहिर है कि हम कॉन्टोर्स को देख के शायद उस तरह से ना समझ पाएं, वैसे तो इसमें कॉन्टोर्स के और स्लोप्स वगैरह के रिलेटेड और बहुत सारे एनालिसिस के टूल्स मौजूद हैं। लेकिन ये जो है ना ये आपके लिए थोड़ा सा चीज़ों को आसान कर देते हैं। और फिर इसी की बेस पे हम अपना ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करके और उसको फिर जो मैंने नेक्स्ट मॉड्यूल का जिक्र किया था स्टॉर्म एंड सैनिटरी एनालिसिस, जो कि आज के स्कोप से हमारा बाहर है, तो उसमें फिर हम उसको एनालाइज भी कर देते हैं रेन डाटा देने के बाद। ओके। तो रेन और कैचमेंट एरियाज हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ये हम यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं। अब हम चले जाते हैं थोड़ा सा अ, हमारा जो क्लाइमेट एनालिसिस वाला पार्ट है उसकी तरफ। और उसके लिए हमें जाना होगा ऑनलाइन ऑटोडेस्क फॉर्मा के ऊपर। ऑटोडेस्क फॉर्मा जो है ये हमारा जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्लाउड बेस्ड एक सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल है। फॉर्मा के का जो एक प्राइमरी यूजेज है वो तो होता है बिल्डिंग के हवाले से। बिल्डिंग के हवाले से मुराद ये है कि जब हम कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर, भले वो सिंगल यूनिट भी हो सकता है और वो कोई हाई राइज बिल्डिंग भी हो सकती है, वो कोई एक मल्टी बिल्डिंग एक पूरा यूनिट हो सकता है, कोई सेक्रेटेरिएट, कोई यूनिवर्सिटी या ऐसा कोई, या कोई एजुकेशन सिटी, पूरा एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली जिसको हमने बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन करना है वहाँ पे हम फॉर्मा के इन क्लाइमेट एनालिसिस को यूज़ कर रहे होते हैं। और उससे पहले जब हम अपनी अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस एनालिसिस के ही हैं एक्चुअली, लेकिन उनको हम यहाँ पे यूज़ करना अगर चाहें तो हमारे जो प्लॉट्स हैं या जो हमारी ओवरऑल प्लानिंग है उसके अंदर हमें एक रेफरेंस मिल सकता है, या हमें कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है, ख़ास तौर पे हमारे प्लॉट्स की ओरिएंटेशन के लिए, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया था कि हमारे सन की डायरेक्शंस वो हमें शुरू में ही यहीं पे मिल जाएंगी। और उसके अलावा हमारे विंड की डायरेक्शंस और फिर डे लाइट पोटेंशियल और माइक्रो क्लाइमेट और ये सारी चीज़ें वो भी थोड़ा सा फर्दर कॉन्टेक्स्ट ऐड करती हैं जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं। लेकिन उसका एक मैक्रो लेवल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। ओके। तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। मैं ज़रा इसको अगर अ, थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं
तो ये एक डेमो डाटा है, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के किसी इलाके का है। और ये आप जो पर्पल कलर में बाउंड्री देख रहे होंगे, ये बाउंड्री जो है ये एक्चुअली टोटल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और इसके अंदर चूंकि सैटेलाइट इमेजरी भी ये ऑनलाइन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हम चाहें तो जिस तरह से हम गूगल मैप्स के अंदर खाली मैप या खाली कॉन्टूर्स देख सकते हैं या इसके साथ सैटेलाइट देख सकते हैं, तो ये ऑप्शंस जो हैं वो इसमें भी मौजूद रहते हैं। ओके। ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और इसके अंदर उसी तरह से इसके जब टॉपो सर्वे हमारा आ जाता है, उसको हम सिविल 3D में लेकर जाते हैं। और वहाँ पे हम अपना कैचमेंट एरियाज़ वगैरह मुख्तलिफ देख लेते हैं। तो उन्हीं कैचमेंट एरियाज़ की बेस पे हमने इसके अंदर कुछ वाटरशेड एनालिसिस वगैरह किए। और उनको करने के बाद यहाँ के जो वाटरशेड्स हैं उसके लिए ऑलरेडी खैर हमारे पास जो है वो यहाँ पे कुछ वाटर लेक्स मौजूद हैं, जिनके अंदर ये सारा कैचमेंट जो है वो यहाँ पे आके कलेक्ट होता है। और फिर यहाँ से फर्दर जो है ये अपर साइड है इसकी, और ओवरऑल जो इस साइड का स्लोप है वो यहाँ से इस तरफ को आता है। तो इसमें नेचुरली पहले से ही कुछ लेक्स मौजूद हैं जो रेन वाटर की वजह से तकरीबन सारा साल जो है वो भरी रहती है। मीन के यहाँ पे रेन का या बाकी स्लोप जो है वो नेचुरल वे में अगर हम देखें तो ये हमारे पास मौजूद है। और हमारे टोटल जो बाउंड्री है उसका कॉन्टेक्स्ट भी हमारे पास है। पीछे जो टॉपो डाटा है वो भी हमारे पास सिविल 3D में मौजूद है। तो इसकी बेस पे जो है वो हम फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है हमारे पास थोड़ा सा क्लाइमेट जमीन डायरेक्शंस का पार्ट जो है वो हमारे पास मिसिंग है। तो उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए हम करते ये हैं कि राइट साइड पे यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेन्यू के अंदर यहाँ हमारे पास कुछ एनालिसिस के टूल्स मौजूद हैं, जिसमें से विंड का टूल जो है इसको हम यूज़ करना चाहेंगे। और विंड के अंदर हम ओवरऑल इस साइट का एनालिसिस भी कर सकते हैं। मैं अगर विंड के टूल को एक्टिव करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक राउंड शेप उसने बनाई है। एक्चुअली ये एनालिसिस के लिए उसने एरिया मार्क किया है कि मैं इसके ऊपर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। और फिर इसके रेडियस को जो है वो हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हमारे उसके हिसाब से, एरिया जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, या हम अंडरस्टैंडिंग कितने बड़े एरिया के ऊपर लेना चाह रहे हैं। तो ये हम करते हैं। ये जो मैंने मैक्रो लेवल पे थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन क्लाइमेट के हवाले से कलेक्ट करने की बात की थी, ये एक्चुअली उसके रिलेटेड जो है वो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि विंड के एनालिसिस में दो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं कि एक है कंफर्ट लेवल। ये फिलहाल हमें शायद उस तरह से नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड कॉरिडोर्स और विंड स्टॉर्म्स वगैरह का एरिया हो वहाँ पे फिर इस चीज़ को भी जहन में रखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो आई थिंक के सिंध की तरफ कुछ विंड कॉरिडोर्स मौजूद हैं, लेकिन वो भी ऐसे वाले नहीं हैं कि जो हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को या इस तरह के कोई या हरिकेन्स वगैरह यहाँ पे आते हो। लेकिन बहरहाल हमारे पास विंड के अंदर ये डाटा मौजूद रहता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे लेजेंड भी मौजूद है कि स्टैंडिंग और स्ट्रॉलिंग, ये दो कलर कोड्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ भी आप नज़र आ रहे होंगे कि तकरीबन 77% एरिया इस सर्कल के अंदर का ऐसा है कि जहाँ पे अगर आप खड़े होते हैं तो आप कंफर्टेबल रहते हैं, इतना विंड का प्रेशर या विंड के वो नहीं रहता। और इसके अलावा जो ये येलो वाले एरियाज बीच बीच में आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो वाले हैं जहाँ पे चलते फिरते हुए जो है वो आप कंफर्टेबल रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये उसके ऊपर जो है वो फर्दर जब आप इसमें बिल्डिंग्स वगैरह ऐड करते हैं तो ये इसको और रिफाइन उसी के हिसाब से करता चला जाता है। ओके। डायरेक्शंस वाले टैब पे अगर मैं स्विच करूं तो डायरेक्शन के अंदर इस एरिया के अंदर, अच्छा ये जो डाटा इसमें आता है ना ये याद रखिएगा, ये हमारे जो ऑनलाइन वेदर और ओवरऑल जो क्लाइमेट वगैरह के रिसोर्सेज एंड डाटा के, ये उनके ऊपर डिपेंड करते हुए ये डाटा हमारे पास आता है। तो ये डायरेक्शंस के लिए आप देख रहे होंगे ये कंपास मौजूद है हमारे पास, नॉर्थ अपर साइड पे मौजूद है। और इसी के अगेंस्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस एंगल से हवा का कितना फ्लो जो है वो आता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहा है ये नॉर्थ वेस्ट साइड से नज़र आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट साइड से जो है वो आपका विंड
की डायरेक्शन जो है वो हमें मिल रही है कि ये मैक्सिमम है। मीन के अगर हम अपने इस एरिया की प्लानिंग के लिए इस डायरेक्शन का यूज़ करें, नॉर्थ वेस्ट का, तो ये हमारे हाउसिंग यूनिट्स जो हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा वेंटिलेशन वाइज। जैसे हम यहाँ कराची में जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं जी वेस्ट ओपन होना चाहिए घर जो है। वेस्ट ओपन से ये होता है कि हमारे पास वेंटिलेशन के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता, वो नेचुरल जो विंड की डायरेक्शन है उसी में ही हमारा घर नॉर्मली वेल वेंटिलेटेड रहता है, ठंडा रहता है, हब्स नहीं होती। तो किसी और डायरेक्शन में होगा तो वो ज़ाहिर है उस हिसाब से। अब हम चूंकि पाकिस्तान के अपर नॉर्दर्न एरिया के आसपास कहीं मौजूद है, इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में, तो यहाँ पे फिर जो भी विंड की डायरेक्शन है वो हम यहाँ से एनालाइज करके, और उसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे मीटर्स पर सेकंड की स्पीड जो है वो भी हमें मिल रही है। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देख लिया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमें पता चल गई, और इस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर अ, हम इसको फर्दर जो है वो प्लान करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास, मैं इस एनालिसिस को जो है वो चेंज करता हूँ, और मैं यहाँ पे सन आर के एनालिसिस जो हैं वो ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, सन आर के एनालिसिस हों, या फिर डे लाइट पोटेंशियल के एनालिसिस हों, या फिर हमारे सोलर एनर्जी के एनालिसिस हों, या फिर हमारे माइक्रो क्लाइमेट के एनालिसिस हों, इस तरह के जितने भी एनालिसिस हैं ना, उनके लिए फिर आपको यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, उनकी बेस पे जो है वो किया जाता है। तो हम क्विकली क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वो गूगल स्केचअप की तरह बिल्डिंग के कार्डबोर्ड टाइप के मॉडल्स बनाने का एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन मौजूद है। तो ये हम क्विकली यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, और मैं लाइन बिल्डिंग्स, बेसिक बिल्डिंग जो कि कार्डबोर्ड मॉडल सिंपल बना देगा, या फिर छोटे हाउसिंग यूनिट्स वगैरह जो हैं, अ, उसके लिए मैं एक रफ सा कोई स्ट्रक्चर टाइप का इसमें ऐड कर देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि ये, बल्कि मैं एक बेसिक बिल्डिंग जो है उसका एक स्केच बनाता हूँ, और मैं इसकी डायरेक्शन जो है वो जानबूझ के इस तरह से रखूंगा कि ये आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग का पैड बनाने के बाद इसकी हाइट जो है वो पूछ रहा है, और इसमें मैं सपोज इसको 9 मीटर हाइट दे देता हूँ। ओके, इसके साथ मैं हाउस वगैरह की कुछ स्केचेस इस तरह से बना लेता हूँ ताकि मेरे हाउस जो हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हों तो मैं उनके ऊपर डे लाइट और माइक्रो क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स को। ओके, इंटरनेट का प्रॉब्लम स्टिल मौजूद है। लेट्स सी, ये पेज रिफ्रेश होता है। ओके, जब तक ये पेज रिफ्रेश हो रहा है मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूँ, अगर कहीं पे आए हुए हैं तो। हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश पे है। चलें, इंटरनेट जब तक बेहतर होता है मैं स्विच करता हूँ, थोड़ा सा हम सिविल 3D पे जाते हैं जब तक ये इसकी कनेक्टिविटी बेहतर होती है। सिविल 3D पे जाते हैं, और उसमें जो हमारा प्लानिंग का फेज था, चूंकि विंड डायरेक्शन हम देख चुके हैं नॉर्थ वेस्ट, और उसके हिसाब से जो है वो हमने इस एरिया को प्लान किया हुआ है, और कुछ पार्ट्स में कुछ जो पार्सल क्रिएशन के टूल्स हैं उनको हम देखते हैं। और हम स्विच कर रहे हैं ज़रा सिविल 3D के ऊपर वापस। स्क्रीन उम्मीद है आपके पास आ चुकी होगी। ये बाउंड्री जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये आपने अभी जो फार्मा के अंदर देखा था, हमारे पास एग्जैक्टली यही बाउंड्री थी, और इस एरिया को हमने प्लान किया है। कुछ पार्ट इसका जो है वो प्लान हुआ हुआ है, और इसमें आप यहाँ पे नोट भी कर रहे होंगे कि जो हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स जो थे वो हमने उसी तरह से जो है वो बीच में उनको रखा हुआ है, चूँकि ये नेचुरल हमारे रेन के
पानी को कलेक्ट करते हैं और फिर इसी को आगे लेकर जाते हैं और या इनको स्टोर करते हैं। तो इनको हमने प्लान के अंदर ये सोचा कि इनको ख़त्म नहीं होना चाहिए, इनको एज इट इज़ रहना चाहिए। और उसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थी, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कंपस के अंदर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमने अपने प्लॉट्स की डायरेक्शन ज़्यादातर कोशिश की है उसके ऊपर रखें। इसके अलावा जो हमारे रेन की डायरेक्शंस थी, रेन के फ्लो की, कैचमेंट की, यहाँ से या यहाँ से, उनको हमने रखा है कि जो हमारा ड्रेन का एंड पॉइंट है वहाँ तक ये सारी आ रही हूँ और फिर वहीं से आगे कैरी होके आगे की तरफ जा रही हूँ। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ से कलेक्ट की थी उनको एक्चुअली हमने यूज़ किया और इसके अंदर लेकर आए। और इसमें जो सिविल 3D का एक टूल है पार्सल क्रिएशन के हवाले से, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। नॉर्मली हम कैड में अगर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम लाइंस या पॉली लाइंस के ज़रिए से इस तरह से पार्सल्स बनाते हैं और फिर उनके अंदर उसकी डिविजन्स वगैरह करते हैं। लेकिन सिविल 3D के अंदर हमारे पास पार्सल्स वगैरह के रिलेटेड, पार्सल क्रिएशन के रिलेटेड जो है वो टूल्स मौजूद हैं। और इसमें हम हमारे पास लाइंस या पॉली लाइंस या जो भी कैड के ऑब्जेक्ट्स हैं इनको यूज़ करके भी पार्सल्स बना सकते हैं। और इसके अलावा पार्सल के स्पेशलाइज्ड क्रिएशन टूल्स भी मौजूद हैं। तो अगर मैं सपोज ये जो हमारे पास पॉली लाइन मौजूद हैं, अगर मैं इनको सिलेक्ट करके कन्वर्ट करना चाहूँ एज पार्सल ऑब्जेक्ट, तो मैं इनको कर सकता हूँ। ये एक डायलॉग बॉक्स खुला है और इसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टाइल्स हैं वो हम सेट करते हैं। और सबसे टॉप पे आप देख रहे होंगे साइट्स का जिक्र है। साइट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये एक्चुअली आपके पार्सल्स की ग्रुपिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। साइट्स में हम जो हमारे पास इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज मौजूद हैं उनको हम साइट के नाम से बना लेते हैं। और फिर जिस कैटेगरी के अंदर पार्सल्स जो हैं वो हम प्लेस करना चाहेंगे या क्रिएट करना चाहेंगे वो हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे जो मेरे पास पार्सल कटिंग है वो 5 मरला की है, तो मैं 5 मरला की साइट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। बिल्कुल ऐसे जैसे ऑटोकैड में लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप लाइन लगाने से पहले जो है वो करंट लेयर सेट कर लेते हैं। इसी तरह करंट साइट कौन सी होगी जिसमें ये ड्रॉ होने जा रहा है। उसके अलावा कुछ और लेबल्स वगैरह के रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे स्क्वायर यार्ड्स का एरिया है और उसके जो सेगमेंट्स हैं, पार्सल सेगमेंट्स, उनके लेबल्स हैं। तो खैर हम डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो पार्सल्स क्रिएट किए। एक एक्चुअली ये मेन पार्सल है और इसके अंदर ये जो लाइन मौजूद है ये इसको डिवाइड कर देती है दो हिस्सों में। तो एक पार्सल जो है ये 2156 स्क्वायर यार्ड्स, ये इसका एरिया है, इस साइज़ का है। और दूसरा पार्सल जो है वो भी 2100 समथिंग स्क्वायर यार्ड्स का है। इनके बाद फिर हम इसके अंदर सब डिविजन्स डालेंगे जो कि एक पार्सल के साइज के लिए होंगी। उसके लिए हम पार्सल क्रिएशन टूल्स जो हैं, अच्छा ये मैनुअली ये भी कर सकते हैं कि आप बराबर बराबर फासले पे जो भी आपका साइज़ है इसमें 5 मरला का जो स्टैंडर्ड साइज़ है 25 फुट बाय 45 फुट का, हम वो लगा के उनको भी बिल्कुल इसी तरह से पार्सल फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पार्सल क्रिएशन टूल्स के अंदर थोड़ा सा हमें और आसानी मिल जाती है। यहाँ पे ये इसका टूल बार मौजूद है और इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स मौजूद हैं। तो इसमें स्लाइड लाइन का नाम से एक टूल है। इसको अगर हम ओपन करें तो ये टूल क्या करता है एक्चुअली, सॉरी मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। ये क्या करता है, पार्सल साइजिंग के हवाले से ना कुछ हम इसको रिक्वायरमेंट्स दे देते हैं और इन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे जो है वो हमारे किसी एग्जिस्टिंग पार्सल को सब डिवाइड कर सकता है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट में ये है कि हमारा जो मिनिमम एरिया होना चाहिए वो इतने स्क्वायर फीट होना चाहिए। ये 5 मरला को हम स्क्वायर फीट में नॉर्मली जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। मिनिमम उसका फ्रंट कितना होना चाहिए। अब हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 25 फीट का, 25 बाई 45 फीट है। तो 25 फीट है तो हम इसमें 25 फीट भी रख सकते हैं और इसमें थोड़ा सा हम बफर रखते हैं ताकि कहीं पे भी कोई अगर बाउंड्री जो है वो उसमें 19-20 हो रहा है तो वो उस बफर की वजह से उसको परफेक्टली ड्रॉ कर सके। तो 25 या उससे थोड़ी सी कम वैल्यू देकर हम मिनिमम एक फ्रंटेज का उसको साइज दे देते हैं। इसी तरह से उसकी मिनिमम विड्थ जो है वो 20 या सॉरी उसकी जो मिनिमम डेप्थ है
वो हम उसको दे देते हैं, चूँकि हमारी स्टैंडर्ड जो है वो 45 होगी, तो हम 45 से थोड़ा सा कम वैल्यू दे देते हैं, 40 मिनिमम होगी, और इसी तरह से मैक्सिमम जो है वो 50 तक जा सकती है, तो 40 और 50 के बीच में जो है वो होगी। ये हम कुछ वैल्यूज इसको दे रहे हैं, कुछ और सेटिंग्स भी हैं, लेकिन ये सेटिंग्स करने के बाद हम यहाँ से स्लाइड लाइन क्रिएशन का टूल हम यूज़ करते हैं। और अगेन यहाँ पे वही डायलॉग बॉक्स आएगा कि आप कौन सी साइट में ये सब पार्सल्स क्रिएट करने जा रहे हैं, और फिर उनकी फर्दर उनके साइजेस और प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हम स्क्वायर यार्ड का एरिया जो है वो हम इसमें दे रहे हैं, सेम वही लेबल होगा हमारा। और ओके हम करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्सल्स हैं जिसको हम एक्चुअली सब डिवाइड करने जा रहे हैं, उनमें से किसी पार्सल को हम सिलेक्ट करते हैं। पार्सल के लेबल को क्लिक किया जा सकता है, और उसके बाद जो है यहाँ कमांड लाइन में भी आप देख सकते हैं कि फ्रंटेज जो है होगी, उसके लिए एक हमें स्लाइड लाइन क्रिएट करनी है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दे। तो हम सपोज यहाँ से या यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और इस तरह से पॉइंटर को जब हम मूव करेंगे तो ये एक फ्रंटेज जो है वो एक्चुअली जहाँ पे जो भी सब पार्सल्स बनने जा रहे हैं उनकी यहाँ पे होगी। तो एक फ्रंटेज का जो हिस्सा है या उसका जो एज है वो हम एक मार्क कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये फ्रंटेज हमारे पास हो गई। और इसमें नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि एंगल बताएं। तो एंगल नॉर्मली जो है वो हम 90 डिग्री के ऊपर हम फ्रंटेज से जो हमारी डेप्थ की लाइन होती है 90 डिग्री रखते हैं हम, 90 लिख कर, या डिफ़ॉल्ट भी इसमें 90 होता है, उसी को हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसने खुद से पार्सल्स क्रिएट करने की कोशिश की है, और इसमें प्रायोरिटी ये थी कि 1125 स्क्वायर फीट का एक पार्सल होना चाहिए। तो वो उसमें एक पार्सल का साइज ये रखते हुए ऑटोमेटिकली इसमें पार्सल उसने क्रिएट किए, मीन के ये एक सोल्यूशन दिया है। और अगर हम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम यस कर दें, और अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, आप कुछ और सोच के बैठे हुए थे, तो जाहिर है के बाद में आप इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और फिर उसके हिसाब से करेंगे। हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, यस। तो ये एक जो है वो क्रिएशन की गई है, और इसमें 125 स्क्वायर यार्ड्स उसमें साइजेस के लेबल्स हमने सेलेक्ट किए थे, तो वो उसने दिए हैं। इसी तरह से अच्छा यहाँ पे ये एंड में छोटा सा पार्ट बचा है 31.92 स्क्वायर यार्ड्स का। ये हम ग्रीन भी छोड़ सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि बीच का ये सेगमेंट अगर रिमूव करते हैं तो ये 125 के साथ ऐड होके कॉर्नर का जो पार्सल है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम अगर ये पार्सल है इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो सेम वे यहाँ पे एक स्लाइड लाइन क्रिएट कर लेंगे फ्रंटेज के लिए, और एंटर प्रेस करेंगे तो इस पार्ट को भी उसने उसी तरह से डिवाइड कर दिया है, और इसमें एंड में जो भी बचा वो आपका रिमेनिंग बच गया। ओके, हम एस्केप कर देते हैं, कमांड एंड हो गई। और ये वाला जो पार्सल था इसमें हम ये लास्ट का जो सेगमेंट है इसको अगर हम डिलीट कर दें तो वो जो 30 समथिंग था वो इसके अंदर ऐड होके एक ये पार्सल बन गया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पार्सल्स क्रिएशन जो है वो बहुत आसान हो गई है, कैलकुलेटेड है, ऑटोमेटेड है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो पार्सल क्रिएशन की जाती है तो एक चीज़ की जाती है कि जो हमारे ये जैसे कॉर्नर्स हैं इनको एज रेक्टेंगल बनाया जाता है। और बायलॉज के अंदर तो जाहिर है कि हमें यहाँ पे रेडियस देना होता है 5 फीट का, नॉर्मली पंजाब में जो यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हमारी प्लानिंग की जाती है उसके अंदर हम इसको एग्जैक्ट रेक्टेंगल के तौर पे लेते हैं, और बाद में फिर उसको मेंशन किया जाता है कि इसको 5 फीट रेडियस के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन जब आप इस टूल को यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे बल्कि नोट भी कर रहे होंगे, मैं अगर डिस्टेंस चेक करूँ कि इस पार्सल का जो फ्रंटेज है या इसकी जो विड्थ है सेकंड लास्ट की, ये एग्जैक्टली 25 फीट है। और इससे पहले वाला जो कॉर्नर का पार्सल है अगर मैं इसको चेक करूं तो ये 25.4771, मीन के 25 से थोड़ी सी बड़ी इसकी थी विड्थ। और वो इसलिए बड़ी थी क्योंकि हमारे पास ये जो कॉर्नर था ये चूंकि राउंडेड है, और राउंड होने की वजह से इसका एरिया कम हो जाएगा कॉर्नर वाले का, तो उसको उसका 125 स्क्वायर यार्ड्स पूरा करने के लिए इसकी विड्थ सिविल 3D ने ऑटोमेटिकली बढ़ा दी है। तो इट्स मीन के जो भी ऑक्यूपेंट होगा उसको एरिया में नुकसान नहीं होगा, और एग्जैक्टली आपका प्लान जो है वो उसके मुताबिक होगा। सेम वे आपको बाद में जो ऑड साइज के इस तरह से प्लॉट्स बचते हैं वो आपको
रिकैलकुलेट या मैनुअल कैलकुलेशंस उनकी नहीं करनी पड़ती। सिविल 3D ऑटोमेटिकली उनके ऊपर कैलकुलेशंस कर रहा होता है। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम आती है कि इनकी नंबरिंग, मैं सपोज इनके तमाम पार्सल्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनके जो पार्सल के जो लेबल्स हैं वो मैं पार्सल नंबर्स उसके तौर पे देता हूँ। अब पार्सल नंबर ये जो भी अ, उस साइट के अंदर पार्सल्स थे उनके हिसाब से ये पार्सल नंबर्स आए होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कैटेगरी में हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो मिलता है हमें कोई 900 समथिंग तक का मिलता है। और हम कहते हैं जी ये जो पार्सल्स हैं इनके नंबर्स जो हैं वो इससे आगे चलेंगे। तो सपोज हम इसकी री नंबरिंग करना चाहते हैं पार्सल्स की। वैसे तो ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन हम इसको री नंबर करना चाहें तो ये भी बड़ी आसानी से जो है इनके लेबल्स री नंबर किए जा सकते हैं। हम साइट सेलेक्ट करते हैं, री नंबर। अब सपोज मेरे पास जो लास्ट नंबर था वो 950 तक का था, तो मैं इसको 951 से स्टार्ट करना चाहूँगा, 1 की इंक्रीमेंटल वैल्यू देना चाहूँगा और फिर ओके करके यहाँ से इस तरफ इस डायरेक्शन में और फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में ये एक्चुअली मैं प्लॉट्स के रीनंबरिंग करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली जो है वो इनकी नंबरिंग वगैरह ये खुद से बन जाती है। और इसी को जो है वो आप आगे जब सबमिशंस वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, या प्लॉट काउंट आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाती हैं। तो ये कुछ इस तरह के मज़े के टूल्स इसमें मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए ये सारी प्लानिंग जो है वो की गई है। सेम वे यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ 50 बाई 90 साइज के प्लॉट्स मौजूद हैं। एक ये बड़ा पार्सल मौजूद है कोई 157363 स्क्वायर यार्ड का। तो इसको भी अगर हम इसी तरह से सब डिवाइड करना चाहें तो पार्सल क्रिएशन टूल्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे 50 बाई 90 का जो भी स्क्वायर फीट बनता है वो हम इसमें डालेंगे। आई थिंक ये वैल्यू बनती है। और उसके बाद हम इसका मिनिमम फ्रंटेज कितना होगा, 50 है, 50 से थोड़ी सी कम वैल्यू हम दे देते हैं। इसी तरह से मिनिमम विड्थ क्या होगी वो भी हम थोड़ी सी कम वैल्यू के ऊपर चलते हैं, या इसको और चूंकि इसमें देखें कर्व्स मौजूद हैं, कर्व्स की वजह से हो सकता है कि फ्रंटेज जो है वो इस साइड से हमें कम मिले या इस साइड से ज़्यादा मिले। तो वो ओवरऑल उसका जो साइज़ है वो हम कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये रहना चाहिए 5400 स्क्वायर फीट्स। ओके। उसके बाद जो डेप्थ की वैल्यूज़ हैं मिनिमम और मैक्सिमम ये हम सेट कर लेते हैं। मैक्सिमम डेप्थ जो है वो सपोज 100 होनी चाहिए, मिनिमम जो है वो तकरीबन 80 होनी चाहिए। ये हम 50 बाई 90 के अंदर थोड़ा सा बफर रख के चीज़ों को ऐड करते हैं ताकि क्रिएशन के टाइम पे सिविल 3D को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये वैल्यू सेट करने के बाद मैं इसको भी 40 कर देता हूँ, सॉरी। हम उसी तरह से स्लाइड लाइन वाला टूल क्रिएट करते हैं और इसमें एक साइट इस बार जो है वो हम चेंज करेंगे। और साइट जो है वो 10 मरला और एक कनाल वाला जो साइट है वो हम लेंगे। और इसमें हम एरिया स्क्वायर यार्ड फिलहाल हम ये वाले लेबल्स यूज़ करने जा रहे हैं। पार्सल सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है, हमने पार्सल सेलेक्ट किया। फ्रंटेज की लाइन, और फ्रंटेज की लाइन के लिए जो है वो हम सपोज यहाँ से ये लाइन लेकर चलते हैं कि ये हमारा फ्रंट होगा। स्लाइड लाइन एंटर, ये हमारे पास उसने कुछ सॉल्यूशंस दिए और इनको हमने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सब के सब जो है वो 600 यार्ड्स के ऊपर हैं। और लास्ट में ये कुछ 163 बचा है। इसको आप चाहे तो ग्रीन छोड़ सकते हैं और चाहे तो लास्ट पार्सल के साथ इसको इंक्लूड करके इसको और साइज का पार्सल कर सकते हैं। तो इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि काम करना, पार्सल क्रिएशन और प्लानिंग जो है वो आपकी बहुत आसान हो जाती है। इसी तरह से जब रोड्स वगैरह के रिलेटेड हैं चीज़ें, उसके लिए रोड टूल्स मौजूद हैं। आपके रोड कॉरिडोर्स के लिए इसमें आप देख रहे होंगे अलाइनमेंट्स रोड्स की, या बाद में जब आप इसकी ग्रेडिंग वगैरह शुरू करते हैं, अर्थवर्क शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम प्रोफाइल्स या ग्रेडिंग और बाकी सारे टूल्स जो हैं वो आपके पास
मिलते हैं, तो वो फर्दर हम फिर उसमें डिटेल में चले जाते हैं। प्लानिंग के अंदर जो है वो इन टूल्स का जिक्र करना ज़रूरी था। ओके। तो ये वाली प्लानिंग जो है इसको फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे इंफ्रावर्क्स के ऊपर। और अगर हम इंफ्रावर्क्स की बात करें तो मैं स्क्रीन को यहाँ पे रोक देता हूँ और हम इंफ्रावर्क्स पे वापस जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले जो हमारा फॉर्मा के एनालिसिस वाला पार्ट रुक गया था थोड़ा सा इंटरनेट की इंटरप्शन की वजह से, उस पे हम ज़रा वापस आ जाते हैं। कि हमने एक पार्सल क्रिएट किया था, आपको याद होगा, और इसके बाद में कुछ और यहाँ पे बेसिक यूनिट्स क्रिएट करने जा रहा था। तो मैं क्विकली ज़रा ये मैं तमाम एंगल्स में इसलिए बना रहा हूँ 360 घूम के, कि जब मैं इस पे एनालिसिस रन करूँ तो हर एंगल पे या हर तरह के जो है वो डायरेक्शंस जो है ना वो मेरे पास एनालाइज करने के लिए मौजूद हों। ओके। यहाँ पे मैं एनालिसिस के लिए सपोज सन आर्स वाला एनालिसिस इस पे रन करना चाहूँगा। चलिए, सन आर्स तो ओवरऑल हो जाएगा, वो पूरी साइट के लिए होगा। उसकी बजाय हम डे लाइट पोटेंशियल पे आ जाते हैं। डे लाइट पोटेंशियल के अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ एनालिसिस जो हैं वो बने हुए मौजूद हैं। हम उनको हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो अभी के मैं इसको एंटायर मॉडल के ऊपर भी रन कर सकता हूँ। और हम कोई एरिया मार्क कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ इस एरिया के अंदर, ताकि थोड़ा सा हमारा एनालिसिस का एरिया कम हो जाए, तो हमारे एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा क्विक हो सके। उस सूरत में आप यहाँ पे साइट लिमिट्स क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्विकली एक साइट लिमिट क्रिएट करता हूँ कि मैं जो एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो बस इतने से एरिया के अंदर होंगे, क्योंकि मेरी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर जो है वो इतने एरिया में है। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस का एरिया जो है वो ये साइट लिमिट 8D2, इसको ऑटोमेटिकली नाम दिया गया है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसके ऊपर ये वाले एनालिसिस जो है वो रन करूँगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए थे और उनके ऊपर डे लाइट पोटेंशियल के हवाले से मैंने एक एनालिसिस रन किया था। तो इसमें यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख रहे होंगे। और इन रिजल्ट्स के अंदर आप फैसाड्स और रूफ वगैरह के ऊपर कुछ शेडिंग, कलर शेडिंग्स देख रहे होंगे। और यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज़ भी देख रहे होंगे। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आ रहा है ये 5 से और फिर बढ़ते हुए 27 और फर्दर इस पे वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये जो डार्क एरियाज होंगे, डार्क एरियाज वो हैं जहाँ पे सनलाइट जो है वो कम पहुँचती है, और जितना आप ब्राइटर साइड पे जाएंगे यहाँ पे सनलाइट जो है वो ज़्यादा देर के लिए अवेलेबल रहती है। और जब हम बिल्डिंग के ऊपर इस तरह से सपोज इस एंगल पे हम इसको थोड़ा सा रोकते हैं, और ये एक टूल यहाँ पे मौजूद है इंस्पेक्शन का। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सपोज मैं यहाँ रूफ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो रूफ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ या यहाँ पे क्लिक करूँ, तो आप देख रहे हैं कि
यहाँ पे डे लाइट की पोटेंशियल 100% है, मीन कि जब भी सूरज निकलेगा तो वो फुल टाइम के लिए यहाँ अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर मैं इस वाली वॉल के ऊपर कहीं पे क्लिक करता हूँ, इस वाले फैसाड के ऊपर, तो यहाँ पे डे लाइट का पोटेंशियल तकरीबन 38% है। और इसी तरह से इस वॉल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ 34% है। और इस कॉर्नर में जाता हूँ जहाँ पे डार्कर शेड्स हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि डे लाइट पोटेंशियल जो है वो 19% है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये आप जो भी बिल्डिंग के फाउंडेशन या स्ट्रक्चर जो एक कार्डबोर्ड मॉडल टाइप का हो भले, उसकी बेस पे ये कैलकुलेट करके दे रहा है। लेकिन आप जब बाद में प्लॉट्स की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन किसी प्लॉट के ऊपर किस जगह पे क्या स्ट्रक्चर एक्चुअली बनने वाला है, जब आप उसके डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं, तो सपोज आप रेविट का मॉडल तैयार करते हैं, तो रेविट के मॉडल को भी डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे एज एज मास या एज IFC 3D मास वो यहाँ पे इंपोर्ट किया जा सकता है, और उसको इस जगह पे प्लेस करके उसके ऊपर भी ये चीज़ें या ये एनालिसिस जो है वो रन किए जा सकते हैं। सेम वे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस बिल्डिंग का ये वाला पार्ट जो है वो इस मास के साथ चूंकि प्रॉक्सिमिटी में है, तो यहाँ पे अपर साइड पे और फिर लोअर साइड पे जहाँ पे कि सूरज जब यहाँ से मूव होगा, तो इसका साया चूंकि इस तरफ पड़ेगा, तो यहाँ डे लाइट पोटेंशियल दोनों में आप फर्क देख रहे होंगे, 35% है और नीचे की तरफ जाइए 23% हो जाता है। सेम वे अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो जो इस तरफ के फैसाड्स हैं ये जैसे 39% है, यहाँ पे 36, और जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं तो ये वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। तो ये एनालिसिस जो है ना, ये आपको एक्चुअली डाटा दे देते हैं टू थिंक अपॉन के आपके हाई राइज कहाँ होने चाहिए और कहाँ नहीं होने चाहिए, नेबरहुड के अगेंस्ट जो है वो आप इन एनालिसिस को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं माइक्रो क्लाइमेट एनालिसिस की बात करूं, तो इसमें भी ऑलरेडी जो हम एनालिसिस रन किए हुए हैं, हम उनमें से किसी को ओपन कर लेते हैं। ओके, इसमें हमने जो एनालिसिस रन किए हैं, मैं चेंज करता हूँ इसको। ओके, ये तकरीबन उसी तरह की सिचुएशन है जो शुरू में मॉडल कर रहे थे। अ, तो माइक्रो क्लाइमेट के अंदर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेजेंड के अंदर जो स्लाइडर मौजूद है, ये आपके एयर टेम्परेचर को शो करता है। विंड डायरेक्शन भी शो कर रहा है, लेकिन साथ में अच्छा ये यहाँ पे आप ये परेशान नहीं होएगा कि ये इसको मैंने चूंकि मॉडल को 3D में घुमाया है, तो आपके नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गई है, लेकिन ये अपराइट नॉर्थ को ऊपर रख के उसके ऊपर ये विंड डायरेक्शंस बता रहा है। तो अगर हम इसको और इसको रीओरिएंट करना चाहें, तो हम नॉर्थ को ऊपर की तरफ ले आएंगे, या इसके व्यू को जो है वो इस तरह से, ये एग्जैक्टली वही साइट है, और हम ऑटोडेस्क फॉर्मा के ऊपर इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एयर टेम्परेचर की बात हो रही है, और ये देख रहे हैं कि जनवरी के अंदर दोपहर 2 बजे के आसपास जो है वो हम इसका टेम्परेचर जो है वो चेक कर रहे हैं। इंस्पेक्ट टूल को हम यूज़ करते हैं, और इंस्पेक्ट टूल में हम यहाँ पे टेम्परेचर चेक करते हैं। हम यहाँ पे अच्छा, इसमें सिर्फ रूफ्स वगैरह को जो है वो यूज़ किया गया है, तो इस वजह से हम जो इसके फैसाड्स हैं हम उसको चेक नहीं कर पा रहे। अगर हम यहाँ नीचे इस बिल्डिंग के पास नीचे अर्थ के ऊपर यहाँ का टेम्परेचर देखें, तो ये अलग होगा। फिर इसी तरह से यहाँ 17 है, और फिर इसके इस स्लोप के फैसाड को देखें तो 2 डिग्री का यहाँ पे फ़र्क आता है। तो ये हो गया जब हम सर्दियों की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम जून जुलाई में चले जाएं, तो यहाँ पे सेम वही पॉइंट्स आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे भी स्केल जो है वो आप देख रहे होंगे -10 से 40 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर है वो कलर कोडिंग से
बताया गया है। और एयर टेम्परेचर की पूरी रेंज जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसके हवाले से आप दिन के मुख्तलिफ औकात में, ये सेम जून का महीना है, और उसके अंदर हम सुबह 10 बजे के टेम्परेचर को देख रहे हैं, और इसी तरह से कि हम रात के टेम्परेचर को देख रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंस, ये जो हम कर रहे हैं टेम्परेचर के या माइक्रो क्लाइमेट के मुख्तलिफ पॉइंट्स को चेक कर रहे हैं, ये एक्चुअली बाद में जब हम अपने प्लॉट्स की प्लानिंग तो कर लेते हैं ये माइंड में रखते हुए मैक्रो लेवल पे कि वेंटिलेशन वाइज या सन डायरेक्शन वाइज या डे लाइट पोटेंशियल वाइज ये होगा। लेकिन जब उस पे आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग डिज़ाइन को लेके चलते हैं तो उसमें इन चीज़ों को नज़र में रखा जा सकता है, ताकि अगर आपको इंसुलेशंस वगैरह किसी तरफ ऐड करनी है रूफ पे या उस साइड की वॉल्स के ऊपर जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होंगी सन की तरफ गर्मी की सूरत में, या फिर विंड डायरेक्शन वाइज जो है वो जहाँ पे सर्दियों के अंदर अगर या ठंडे इलाके की हम बात कर रहे हैं तो जहाँ पे ठंडी हवाएं जिस तरफ से चलती होंगी, या जहाँ पे सूरज नहीं डायरेक्टली पहुँचता होगा, सूरज की धूप नहीं पहुँचती होगी, तो वहाँ पे इंसुलेशन या ओवरऑल इंसुलेशन वगैरह ये चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं। ये आर्किटेक्ट होंगे जो बिल्डिंग डिज़ाइन में इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे विंड डायरेक्शन और बाकी जो आपके डे लाइट पोटेंशियल, और अच्छा ये आर्किटेक्ट्स हैं ये सोलर एनर्जी की पोटेंशियल को भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग के रूफ या फसाड्स वगैरह के ऊपर सूरज की डायरेक्शन और उसकी कितना एरिया में कितनी एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर की जा सकती है, ये एनालिसिस भी मौजूद है। तो इसको आप अपने तौर पे भी अगर चेक करना चाहें तो इसका एक ट्रायल लेकर ऑटोडेस्क फार्मा का 30 डेज के लिए उसके चेक कर सकते हैं, या बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इसको परचेज भी किया जा सकता है। या फिर एईसी कलेक्शन जो जिक्र किया था मैंने पूरा पैकेज, उसके अंदर ये ऑलरेडी शामिल है। राइट। ये एनालिसिस और बाकी डिटेल्स में हम जाएं, यहाँ पे 3D मॉडलिंग जो है उसके अंदर कॉन्टेक्सचुअल बिल्डिंग्स, वेजिटेशंस और बाकी चीज़ें जो है वो इसमें क्रिएट की जा सकती हैं, उनके ऊपर एनालिसिस किए जा सकते हैं। तो इसको हम मज़ीद टाइम ना देते हुए स्विच कर जाते हैं ज़रा इंफ्रावर्क्स के ऊपर। और इंफ्रावर्क्स के अंदर हम जो हमने सिविल 3D के अंदर जो प्लानिंग की थी, अ, हम उसके ऊपर आते हैं कि उसको हम उस के एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं। और ये एग्जैक्टली आप देख रहे होंगे गूगल अर्थ की तरह से जो है वो हम उसी में देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी प्लानिंग जो है वो हम उसको लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास इसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स या एनवायरनमेंट को बनाने के लिए एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसमें डायरेक्टली या मॉडल किए जा सकते हैं या फिर इंपोर्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी प्लानिंग में इसमें आपने रोड्स देख रहे होंगे या पार्सल्स देख रहे होंगे, ये सिविल 3D से आप डायरेक्टली यहाँ पे ला सकते हैं। और इसमें किस किस टाइप का डाटा जो है या डाटा सोर्सेज जो हैं वो कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये मैं डाटा सोर्सेज का पैनल खोल लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आप 3D मॉडल्स ला सकते हैं। 3D मॉडल्स में मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट्स मौजूद हैं। अगर मैं ये डायलॉग बॉक्स खोलूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे .obj या .fbx, DXF, DAE, ये मैकेनिकल वालों के हैं, या स्टूडियो मैक्स के भी इवन जो 3D मॉडल्स हैं वो भी यहाँ पे लाए जा सकते हैं इस एनवायरनमेंट में प्लेस करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास ऑटोकैड 2D और 3D ये ड्राइंग्स यहाँ पे लाई जा सकती हैं, सिविल 3D की ड्राइंग्स लाई जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास रेविट के मॉडल्स मौजूद हैं तो वो यहाँ पे लाए जा सकते हैं। इसके अलावा सिटी GML ये ऑनलाइन सोर्स है, उसके फॉर्मेट में लाए जा सकते हैं। IFCs लाई जा सकती हैं। और अगर आपके पास GIS का डाटा है एजरी वगैरह के रिलेटेड, या आर्क GIS के अंदर बना हुआ डाटा मौजूद है, ये नॉर्मली हमारा एग्जिस्टिंग जो सिटी का डाटा होता है,
आपके लैंड पार्सल्स भी हो सकते हैं, आपके रेंज, आपके बाकी यूटिलिटीज़ वगैरह, वो डाटा जो है वो नॉर्मली शेप फाइल जो एजरी का नेटिव फॉर्मेट है उसके अंदर ये लाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपका पॉइंट क्लाउड डाटा ये लाया जा सकता है एग्जिस्टिंग कंडीशन को। स्केचअप के मॉडल्स अगर मौजूद हैं, गूगल स्केचअप, वो लाए जा सकते हैं। तो ये बहुत वाइड रेंज हमारे पास मौजूद है। माइक्रो स्टेशन उन उसका या बाकी जो कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो डाटा यहाँ पे लाया जा सकता है। इसके अलावा रास्टर डाटा, इमेजेस जो हैं, जैसे हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, ये तो चूँकि हमने ऑनलाइन सोर्स से लिए, लेकिन अगर आपके पास ऑफलाइन में कोई सैटेलाइट इमेजरी या कोई स्कैन्ड इमेजेस भी इवन या मैप्स मौजूद हैं, तो वो भी आप नीचे सरफेस पे आपके टॉप ऑफ सरफेस पे ले करने के लिए वो भी ला सकते हैं। तो हमारे पास अच्छी खासी एक रेंज मौजूद है। लेकिन इस वक्त इसमें जितनी भी हमने चीज़ें यूज़ की हैं, वो तकरीबन जो इसकी बिल्ट इन इंफ्रावर्क्स के अंदर मौजूद हैं, हमने उन्हीं को यूज़ किया है। मसलन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो रोड्स वगैरह हमने बिछाए हुए हैं, ये बिल्कुल समझ लें कि आपके इंफ्रावर्क्स के अंदर 3D मॉडल्स डायरेक्टली क्रिएट किए हुए हैं, और रोड्स वगैरह या इस तरह की विजुअलाइजेशंस इसमें क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आसान से मुराद के बिल्कुल जैसे आप सिविल 3D में या कैड में लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो इसमें लाइन टूल की बजाय इसमें रोड का टूल होता है, और रोड टूल से उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ या असेंबलीज वगैरह चेंज कर सकते हैं और लेआउट कर सकते हैं। पार्सल्स का डाटा जो है ये मैंने खुद से हाथ से ड्रॉ नहीं किया, ये वहाँ से मैंने शेप फाइल में एक्सपोर्ट किया सिविल 3D से, और यहाँ पे हम शेप फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट करते हैं। SHP का आपने ऑप्शन वहाँ पे देख लिया था। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आप क्रिएशन में देख रहे होंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन में आपके खैर रोड्स हो गए, स्ट्रक्चर्स में आपके इवन ब्रिजेस या टनल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह, अच्छा इसमें जो बिल्डिंग्स हैं, ये कार्डबोर्ड मॉडल्स ही होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने 5 टावर्स जो है वो अपार्टमेंट टावर्स के तौर पे यहाँ पे ऐड किए थे। इसके अलावा जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, या आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे आप हाई टेंशन लाइंस देख रहे हैं, या आप यहाँ पे ये वेजिटेशंस देख रहे हैं, या यहाँ पे आप ये विलाज वगैरह के बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये सब एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। तो ये इसके लिए हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, और उसको आप चाहें तो सिविल 3D से यहाँ ला सकते हैं, या इवन GIS का डाटा है शेप फाइल्स में, वो भी आप ला सकते हैं, और वो उसको कन्वर्ट कर देगा आपके ड्रेनेज के आइटम्स के अंदर। तो जब भी आप प्लान करते हैं, आपका कैड का कॉन्टेक्चुअल डाटा तो होता ही है, उसको फर्दर जो है वो आप फिर लेकर आते हैं, विजुअलाइजेशन भी तैयार कर लेते हैं, प्रेजेंटेशंस भी तैयार कर लेते हैं, और इसी को कैप्चर करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रेजेंट एंड शेयर में। आप इसको चाहें तो स्नैपशॉट्स इसमें से ले सकते हैं, स्टोरी बोर्ड ले सकते हैं, इसमें एनिमेशंस तैयार कर सकते हैं। काफ़ी इसमें चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपका वर्चुअल रियलिटी के लिए आप 3D हेडसेट पहनकर इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और इस पूरी सोसाइटी को घूम फिर के वर्चुअली देख सकते हैं। तो मीन के चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन रहती हैं। एक ही नेटिव प्लेटफॉर्म है, उसी के अंदर ये मौजूद रहती हैं। और यहाँ से सम टाइम ना कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी जो इनिशियल प्लानिंग है वो यहाँ से करने की बजाय, आई मीन के सिविल 3D से पहले करने की बजाय, पहले वो ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहीं पे बना लेते हैं इंफ्रावर्क्स के अंदर। और इसमें मैं अगर क्विकली चलें, यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ अनप्लैन्ड एरिया हमारे पास अभी भी मौजूद है। तो इसके अंदर अगर आप फर्दर ऐड करना चाहें, सपोज मैं एक रोड ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक रोड का टूल लेता हूँ, और इसके अंदर मैं सपोज कोई एक असेंबली सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये 2 लेन्स का हाईवे, सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं सिंपली जो है वो यहाँ से इसको बनाता बजाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बल्कि इंटरसेक्ट भी कर देता हूँ इस रोड के साथ, और यहाँ हम इसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें ओवरव्यू टाइप का या कॉन्सेप्चुअल टाइप की प्लानिंग करना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन काफ़ी मौजूद है, मींस के आपके पास सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है। अच्छा, इसी के अंदर आप चूँकि टॉप ऑफ सर्फेसिस ला सकते हैं, तो आपके पास हाइट्स एंड डेप्थ्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे रोड को क्रॉस किया तो ऑटोमेटिकली उसने इंटरसेक्शंस वगैरह और ये वो सब शामिल कर दी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रोकन नज़र आ रहा होगा, वो ब्रोकन इसलिए नज़र आ रहा है कि ये असेंबली जो है वो इस असेंबली के साथ थोड़ा सा मैच नहीं करती। ये मैंने कस्टम बनाई हुई है, और ये चूँकि इसकी बिल्ट इन है या इसकी टाइप अलग है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको अ, अलग टाइप का लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसकी टाइप चेंज करूँ तो मे बी कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो उस तरह से वो कर दे। इसी तरह से जो आपके एग्जिस्टिंग में लैंड पार्सल्स हैं, या आपके एग्जिस्टिंग में जैसे वहाँ पे आपने नोट किया था कि सॉरी लेक्स वगैरह के चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी बनाने का मकसद ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो नॉन टेक्निकल हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए चीज़ों की। जैसे यहाँ पे ये एक रिक्रेशनल एरिया या एक पार्क जो है वो हमने ऐड कर दिया है, या अगर हमारे पास ऑलरेडी एक मीठे पानी की झील मौजूद है तो इसको जो है वो किसी यूज़ में लाया जा सकता है। यहाँ पे जो है वो बोटिंग वगैरह जो है वो ऐड की जा सकती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे जिनको इम्प्लीमेंट कर करके हम डायरेक्टली देख सकते हैं। और जब ये डिज़ाइन हमारा एक ओवरव्यू टाइप का कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, तो इसका आसान तरीका फिर क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं मेंशन कर दूँ, ये आप देख रहे होंगे, ये रेविट के अंदर बनाया गया मॉडल है। और इस रेविट के मॉडल को डायरेक्टली जो है वो हम लेकर आ गए हैं। ये 10 मरले की प्लॉट्स का साइज था, और हमने क्या किया है कि डायरेक्टली 10 मरले के जो हमारे पास रेविट के मॉडल्स थे ना, यहाँ आपने नोट किया था कि जब हम डाटा इनपुट करते हैं तो ये रेविट रेविट की फाइल को डायरेक्टली लाया जा सकता है, और प्लेस करके हम पूरा समझ लें कि हमारा जो 3D विजुअलाइजेशन है ना, वो कम्प्लीटली यहाँ पे हम ला के दिखा सकते हैं। ये रेविट से लेकर आए हैं। ये वाले जो हैं ये इंफ्रावर्क्स के अंदर अपने कुछ बने बनाए सैंपल मॉडल्स मौजूद हैं। जब आप क्रिएट पे जाते हैं और एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप सिटी फर्नीचर है, लीनियर डेकोरेशंस हैं, पार्किंग वगैरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे वाटर एरियाज मौजूद हैं, ग्रेडिंग एरियाज हैं, पार्सल्स का टूल है, ट्रीज वगैरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होंगी मे बी। तो ये उन्हीं में से जो है वो हमने इसको यूज़ किया है। और इसके अलावा हमारे पास क्रिएट में स्ट्रक्चर में ये जो बिल्डिंग का ऑप्शन मौजूद है, जो बिल्डिंग का ऑप्शन है उसके अंदर आप ये मुख्तलिफ आप ये फसाड्स देख रहे होंगे। इनको यूज़ करते हुए ये जो मैंने टावर्स यहाँ पे शो किए हैं, ये एक्चुअली बिल्कुल उसी तरह से जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले फॉर्मा के अंदर कर रहे थे कि एक हम बाउंड्री बनाते हैं और उसके बाद उसको हाइट दे देते हैं, तो वो एक बिल्डिंग के तौर पे वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो सेम वो चीज़ जो है वो यहाँ पे की जा सकती है। मसलन मैं यहाँ पे ये एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ, और फिर एंटर प्रेस करते हैं, और ये कार्डबोर्ड मॉडल के तौर पे जो है वो हमने इसको प्लेस कर दिया है। इसकी हाइट जो है वो एडजस्ट की जा सकती है, इसका जो फाउंडेशन या बेस है वो एडजस्ट किया जा सकता है, इसकी प्लेसमेंट जो है वो की जा सकती है, इसकी रोटेशन जो है वो चेंज की जा सकती है। तो कॉन्टेक्स्ट
चूंकि हम तैयार कर रहे हैं तो बहुत आसान है इसके अंदर ये इन सारी चीज़ों को करके देखना। जब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है, फिर हम इस पूरे मॉडल के अंदर अब देखें जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी है। इस पूरे मॉडल के अंदर हमारे पास नीचे की सरफेसेस मौजूद हैं। इन सरफेसेस के ऊपर हमने जो रोड के नेटवर्क्स दिए हैं, और ये रोड आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारी टॉपो सरफेस है, यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे, टॉपो सरफेस के हिसाब से अपने प्रोफाइल्स जो है वो रखते हैं। ठीक है, इनको इस पोजीशन में हम इनको रिफाइंड तो नहीं कह सकते। जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ों में ये रूल्स को वायलेट कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एकदम से इसमें बम्प मौजूद है, यहाँ पे जो स्लोप है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है। अब ये जो रिफाइनमेंट्स हैं, इनको हम फिर जाकर ठीक करते हैं सिविल 3D के अंदर। और सिविल 3D के अंदर इसको भेजने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप सिंपली इसको शेयर कर देते हैं एज IMX। IMX जो है ये नेटिव फॉर्मेट है ऑटोडेस्क का इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। सिविल 3D इसको बड़े मज़े से इंपोर्ट कर सकता है। और सिविल 3D से आप IMX एक्सपोर्ट करें तो आपका जो इंफ्रावर्क्स है ये इसको इंपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि IMX का ऑप्शन इसमें मौजूद था, ये देखें। ये IMX को इंपोर्ट कर सकता है, ये IMX को एक्सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर हम सिविल 3D की तरफ जाएं वापस, मैं स्क्रीन अपनी स्विच कर लेता हूँ क्विकली। ओके, ये एक फाइल मैं ओपन करता हूँ जिसमें हमने इंफ्रावर्क्स के IMX फाइल को इंपोर्ट किया है। ओके, अच्छा, ये इंपोर्ट करने के लिए आसान है। ये इंफ्रावर्क्स का टैब होता है। जब आपके पास ये दोनों इंस्टॉल्ड होते हैं तो इंफ्रावर्क्स का टैब होता है और इसके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं IMX को, और फिर यहाँ पे जितना भी काम है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं IMX में, जो कि वहाँ पे फिर इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने एक भी लाइन अपनी अपनी तरफ से नहीं लगाई है। ये जस्ट वहाँ से जब इंपोर्ट होकर आया तो उसमें देखें क्या क्या डाटा हमारे पास आया है। एक तो जो पीछे टॉपो सरफेस थी वो पूरी की पूरी आ गई है। अच्छा, ये टॉपो सरफेस जो है इसकी एक्यूरेसी शायद अच्छी ना हो, क्योंकि ये ऑनलाइन जो फ्री सोर्स होता है 30 मीटर इसकी रेजोल्यूशन है DEM की। इसलिए ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम अपने इस एरिया का खुद से टोपोग्राफिक सर्वे करवाएं और वो लेयर इसके ऊपर लेकर आएँ तो फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी ये प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास जो पार्सल्स हैं वो भी जो उसके अंदर अगर हमने बनाए हैं तो वो आए हैं, और साथ में हमारे जितने भी रोड कॉरिडोर्स हैं ये आए हैं हमारे पास। इसमें अलाइनमेंट्स आई होंगी, और इसमें जो एग्जिस्टिंग रोड थे, जैसा कि ये एग्जिस्टिंग रोड है। अब हमारा जो एरिया था वो तो इतना ही था, लेकिन चूंकि ऑनलाइन जो ओवरऑल डाटा है पूरा सिटी डाटा, तो उसके अंदर ये रोड यहाँ से फिर आगे बढ़ता हुआ इस तरफ जाता है, तो वो पूरे का पूरा ही उन्होंने डाल दिया है। इसी तरह से यहाँ पे पूरा रोड नेटवर्क हमारे इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अलावा भी जो जो ऑनलाइन डाटा के अंदर था वो पूरे का पूरा उन्होंने दे दिया। उसके अलावा यहाँ नीचे कुछ और पड़ा हुआ है, इसको देखते हैं ये क्या है। ये एक्चुअली आपकी रोड असेंबलीज हैं जो सिविल 3D में काम करते हैं। वो इसको जानते होंगे। आपकी रोड असेंबली है कि मुख्तलिफ साइज़ के इसमें आपने देखा था रोड्स हमने क्रिएट किए थे। तो वो रोड्स जो हैं, सपोज इसमें कुछ छोटे रोड्स थे जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि 2 लेन्स हैं, कर्ब है और साइड वॉक्स हैं। इसी में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके कर्ब्स हैं, सेंटर में मीडियन है, इसी तरह से साइड पे कर्ब एंड गटर एंड साइड वॉक्स हैं। इसी तरह जो आपके मेन वाले रोड्स थे,
उनकी असेंबलीज जो हैं वो थोड़ा सा उनकी विड्थ आपको बड़ी नज़र आ रही होगी। इसी तरह ये जितने भी टाइप के इसमें रोड्स शो किए गए हैं, ये सब की असेंबलीज जो हैं वो भी साथ में लेकर आए, और यही असेंबलीज जो है एक्चुअली इन रोड की अलाइनमेंट्स के ऊपर प्लेस करके और इनके सरफेस के प्रोफाइल के साथ इसको रख के इनको क्रिएट किया गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पास राउंड अबाउट्स थे या इंटरसेक्शंस थी, ये आप देख रहे होंगे, ये इंटरसेक्शंस हैं, ये सब का सब डाटा सिविल 3D के नेटिव फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको एक तो ये डाटा क्लीन अप करना है। क्लीन अप करने के बाद फिर इसके अंदर जितने भी रिफाइनमेंट्स हैं, आई मीन कि आप असेंबली कंपोजर अपना यूज़ कर सकते हैं, या बिल्ट इन असेंबलीज मौजूद हैं उनके अंदर एडिटिंग करके अपनी असेंबलीज को रिफाइन करें, अपने रोड नेटवर्क्स, अपनी अलाइनमेंट्स को रिफाइन करें, अपनी पार्सल क्रिएशन करें, अपने ग्रेडिंग करें, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें रिफाइन करें। और इसको रिफाइन करने के बाद जो फाइनल विजुअलाइजेशन है उसके लिए आप इसी अपने सिविल 3D के प्रोजेक्ट को दोबारा से IMX के तौर पे एक्सपोर्ट कर दें, और वहाँ पे जो आपका इंफ्रावर्क्स है उसके अंदर IMX को इंपोर्ट करेंगे। तो क्या था कि जो कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्चुअल जो आप डाटा यहाँ लेकर आए थे, यहाँ रिफाइन किया, और रिफाइन के बाद जो आपका समझ लें कि जिस तरह बनना है एग्जैक्ट उस तरह से डिटेल्स के साथ वो आपका वापस वहाँ विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को इन्फॉर्मेटिक्स को चला जाएगा। और उसके अंदर फिर आप जो है वो उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, प्लस उसके अंदर आप अपनी फिर बाकी जो एनालिसिस वगैरह हैं वो भी रन कर सकते हैं। ठीक है, जो इसमें हमने जो ट्रैफिक की मोबिलिटी सिमुलेशन वगैरह के ऑप्शंस देखे थे, ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें ये एनालाइज के टैब में आपको मिल जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख रहे होंगे ट्रैफिक सिमुलेशन या मोबिलिटी सिमुलेशन, ये चीज़ें जो है ये आप यहाँ पे बड़े मज़े से कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे अर्बन प्लानिंग वगैरह के हवाले से। कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा हम उस तरह से नहीं कर पाए, इंटरनेट इंटरप्शन की वजह से मे भी कुछ चीज़ें आप लोगों से मिस हो गई हूँ इसमें। तो खैर इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको इसके लिंक्स भी सेंड कर दिए जाएंगे तमाम लोगों को। और वैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो भी जाएंगे तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, तो वो भी मिल जाएगी। फर्दर अगर कोई हमारे क्वेश्चंस हैं तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे पास 5-10 मिनट हैं, लास्ट 5 मिनट्स हैं वैसे तो, लेकिन हम अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। जी प्लीज़, क्वेश्चंस हैं तो। जी वेलकम वेलकम। आई गेस नो क्वेश्चंस। ओके, हाउ शुड आई गेट स्टूडेंट वर्जन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर? अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी की आईडीज़ और उसके ईमेल के साथ जो है वो मे बी कि आपसे स्टूडेंट आईडी कार्ड वगैरह वो भी मांगा जाए। पहले थोड़ा सा आसान होता था ऑटोडेस्क के स्टूडेंट वर्जन लेना, अब पॉलिसी थोड़ा सा टाइट कर दी है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट वर्जन जो है वो कमर्शियल कामों में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लाउड वाले हैं मे बी उनके लिए तो आपको ट्रायल वर्जन मिले, स्टूडेंट वर्जन उनके मे बी ना मिले, लेकिन जो आपके सिविल 3D इन्फ्रावर्क्स वगैरह हैं इनके मिल सकते हैं अगर आप अपनी स्टूडेंट की आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं तो। वॉटरडेस्क की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर सॉफ्टवेयर
आपको लाइसेंसेस वगैरह चाहिए इनके, तो उसके लिए ये नीचे जो info@rsolutions है या जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं इनकी प्राइसिंग वगैरह के हवाले से या जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए उसके हवाले से। और इवन अगर इनमें से किसी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी यहीं पे कांटेक्ट किया जा सकता है। हीट एंड साउंड एनालिसिस। हीट एनालिसिस तो इसी के अंदर जो माइक्रो क्लाइमेट का ऑप्शन था उसके हवाले से है, जो आपके इन्वायरमेंटल हीट होती है। और जो साउंड एनालिसिस है, साउंड एनालिसिस जो है ये भी फार्मा के अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं आपके साउंड के, साउंड से मुराद के सपोज आप साउंड नहीं, इसको नॉइज एनालिसिस कहते हैं। ऑटोडेस्क फार्मा के प्लेटफॉर्म पे नॉइज एनालिसिस में आपका जो रोड्स वगैरह के ऊपर जो ट्रैफिक साउंड्स हैं या नॉइजेज हैं, उनके एनालिसिस करके देते हैं, और ये फार्मा के अंदर बिल्ट इन मौजूद है। एनी अदर क्वेश्चन? वेलकम। ओके, लास्ट मिनट, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। खैर, हम इन केस अगर अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है तो एक तो आप यहाँ पे रब्ता करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज जब आपको रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब चैनल से मिलेगी तो उनके कमेंट्स में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। राइट। सो वी अज्यूम के हमारे पास फर्दर क्वेश्चंस नहीं है। आप सबका शुक्रिया, आप लोगों के टाइम का और आपके इंटरेस्ट का। और हमारे वेबिनार के सीरीज़ जो है वो चलती रहती है। लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट वेबिनार जो है वो किस टॉपिक पे है। ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लानिंग के हवाले से ये टॉपिक हमारा, चूँकि इसके यूज़र्स या इसके इंटरेस्ट के लोग जो हैं वो ओवरऑल इंडस्ट्री में बिल्डिंग के हवाले से उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी कम है, इस वजह से ये हमारे इस टॉपिक के वेबिनार्स कम आते हैं। अलबत्ता बिल्डिंग के या बिम की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है वो हमारे आते रहते हैं। तो आप लोग जो है वो हमारी वेबसाइट या इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट में रहिएगा, हमारे फेसबुक के पेज पे भी। तो इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं उनकी अपडेट्स आती रहती हैं, और तकरीबन हर 1 महीने में 2 महीने में कोई ना कोई इवेंट आ जाता है, और चूंकि फ्री होते हैं तो उनको लेने में कोई हर्ज नहीं है। ओके जी, थैंक यू एवरीबॉडी।